चौतल्ले पे रहने के अनेक लाभ हैं। चौतल्ला संसार को काफी दूर पर रख सकता है, किंतु चौतल्ले की भी एक छत है और जाड़े की धूप में संसार की लहरें उछल उछल आती हैं। शेखर अनुभव करने लगा कि वह कमरा जो आश्रय था अब कारागार बन गया है और अब वहां अधिक रहना नहीं होगा। वह जानता था कि शशि भी अनुभव करती है, किंतु दोनों ही जैसे अनदेखी का अभिनय कर रहे थे। पर यहाँ रहना नहीं होगा तो क्या लाहौर में कहीं भी रहना होगा? क्या सब स्थान एक से नहीं हो जाएंगे? हो गए हैं, किंतु अन्यत्र कहाँ और कैसे? सामर्थ्य के नाम पर शेखर के पास थी हमारा समाज की पुनर्मंडित हस्तलिपि, कुटुंब का इतिहास, समाज और राजनीति, दो एक और निबंध, तीन चार कहानियां, अपने दो हाथ और ढीठ मन, और शशि का स्नेहिल आशीर्वाद। सब तो पढ़ने की इच्छा। हाँ, पुनः वही चक्कर, प्रकाशक से प्रकाशक, और अब की बार शास्त्र सम्मत अनासक्त भाव से और सिद्धांतों की बैसाखियां छोड़कर किसी तरह किन्हीं शर्तों पर हमारा समाज और कुटुंब का इतिहास फलप्रद हो जाए। इसलिए नहीं कि वह फल चाहता है, इसलिए कि इस उपपत्ति का वह निमित्त चुना गया है, किंतु समाज में जितने आंतरिक गठन की उसने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक थी। जहां वह जाता, प्रकाशक न केवल उससे बल्कि दोनों पुस्तकों के इतिहास से परिचित मिलते और उनके मुंह पर एक क्षीण विद्रूप मुस्कान कहती, वे रचना से ही नहीं रचयिता से भी परिचित हैं। निराशा का अंतिम साहस लेकर शेखर उन्हीं संपादक के पास पहुंचा जिनसे उसने पत्रम पुष्पम के नाम पर तोयम पाया था। उसने अनुभव किया कि तोयम मिलना भी बड़ी बात है। संपादक ने उसे वैसे ही सिर से पैर तक देखा, जैसे कोई आसन्न संकट को तौलकर तैयार होना चाहता हो। आपके विचारार्थ कई एक चीजें लाया हूं। अच्छा, बड़ी कृपा है, आप इन्हें छोड़ जाइए। मैं देखिए, साफ बात अच्छी होती है। आपको प्रकाशनार्थ सामग्री चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे उसका एवज चाहिए ही चाहिए। और दबे विरोध भाव से, आप जानते हैं, हमारा पत्र गृहस्थ का पत्र है, घरों में जाता है, तो हमारे ग्राहक मध्य श्रेणी की ग्राहिकाएं हैं, समझा? पर इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पत्र में नाम किन लेखकों के छपते हैं। अब वह स्थिति नहीं थी कि शेखर इसे निरी अपनी नगण्यता की ओर संकेत समझ ले। बोला, समझा, बात साफ है, इसलिए धन्यवाद, पर नाम का आग्रह मुझे नहीं है। आप नाम न दीजिए और कोई नाम दे दीजिए, जो चाहे कीजिए, कुछ आश्वासन से, कुछ विस्मय से। ओह अच्छा, और इसमें आपको सुविधा हो तो आप कहानी कविता न लीजिए, लेख लीजिए। आजकल तो लेख प्राय छद्म नाम से या बेनाम छपते हैं, क्योंकि संपादक स्वयं लिखते हैं। ओहो, तो यानी आप मेरी गर्दन कटवाना चाहते हैं? शेखर ने थोड़ा सा हंसकर कहा। मेरा लिखा हुआ समझ आपका लिया जाए तो गर्दन कटने की बात तो अवश्य है, और आपका ही लिखा समझा जाए तो मैं भी बच ही जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है? ठीक, पर मैं तो आपको सर्वाधिकार दे रहा हूँ। आप हस्तलिपि के साथ जो करना चाहें करें। अंत में यह निश्चय हुआ कि हमारा समाज की लिपि संपादक को दे दी जाएगी। वे उसे संशोधित करके पहले क्रमशः छापेंगे और फिर यदि पाठकों में उत्साह दिखेगा तो पुस्तकाकार पुस्तक पर संपादक का नाम होगा, लेखक का नहीं। संपादक को घटाने, बढ़ाने, बदलने, छापने या न छापने की पूरी स्वतंत्रता होगी, और इस सर्वाधिकार विसर्जन के बदले शेखर पाएगा पुस्तक प्रकाशन के 2 मास बाद 100 रुपये या तुरंत 60 रुपये। किंतु तुरंत की कार्यवाही के लिए उसे एक शर्तनामा लिख कर देना होगा, जिसमें ये सब बातें लिखी जाएंगी। इसके लिए गवाह भी आवश्यक समझे गए। फलतः जहां शेखर ने पहले उनसे भेंट की थी, वहीं पर शर्तनामा लिखा गया और शेखर ने हस्ताक्षर कर दिए। वहीं से रुपया लेकर संपादक शेखर को देने लगे तो बोले, आपने जिन शर्तों पर स्वीकृति दी है उनका पूरा अभिप्राय आप समझते ही हैं। बाद में संपादक से मतभेद होने पर आपको गिला नहीं होना चाहिए। हम सद्भावना से ही सब कुछ कर रहे हैं। आपको यह संतोष होना चाहिए कि आपके विचारों का पूरा नहीं तो आंशिक प्रचार ही तो हो रहा है। शेखर इसे कड़वी घूंट करके पी गया। संपादक फिर कहने लगे, आजकल ऐसा जमाना है कि सद्भावना का श्रेय किसी को नहीं मिलता। आप ही कल को सोचें कि पुस्तक मैंने क्यों दे दी। अब कि शेखर से नहीं रहा गया, बोला,
अगर आप डरते हैं कि मैं पीछे पुस्तक पर अपना लेखत्व का अधिकार जमाना चाहूंगा, तो यह डर निर्मूल है। प्रकाशन के बाद पुस्तक में कुछ रहेगा जिस पर मैं अधिकार जमाना चाहूंगा या जिसका मैं उत्तरदायी भी होऊंगा, ऐसा भरोसा मुझे नहीं है। मैंने तो पुस्तकें कुएं में डाल दी और मुंडेर पर पड़े हुए 60 रुपए उठा लिए। संपादक सचमुच शेखर के मुंह की ओर देखते रहे। दो गवाहों में से एक का, जो युवक था, चेहरा देखकर शेखर को लगा कि उसमें कुछ करुणा मिश्रित उत्सुकता है। शेखर ने नमस्कार करके विदा ली और बाहर निकल आया। एकाएक उसके पीछे एक स्वर ने कहा, क्षमा कीजिएगा। शेखर ने मुड़कर देखा। वही युवक कुछ झिझकता हुआ उससे बात करने को चला आ रहा था। कहिए। युवक ने कुछ इधर उधर करते हुए कहा, मेरा नाम रामकृष्ण है। विद्याभूषण को आप जानते हैं ना? कौन से विद्याभूषण? जो जेल में थे उनसे? हाँ वही। वे मेरे साथ पढ़े थे। उन्होंने आपकी बात मुझसे लिखी थी, पर आपने यह हस्तलिपि क्यों बेच डाली? शेखर ने संक्षेप में कहा, जरूरत थी इसलिए। पर विद्याभूषण ने क्या लिखा था? आपने ठीक नहीं किया। आपके लिखने में शक्ति है और विद्याभूषण ने लिखा था कि आपके विचार ऊंचे हैं और आप में साधना और लगन है। आपकी प्रतिभा की देश में जरूरत है। शेखर ने रूखे से हंसकर कहा, बड़ी सख्त जरूरत, और मुझे कुछ रुपयों की। रामकृष्ण ने कहा, आप यदि हमारी सहायता कर सकते। किस काम में? 50 काम में। इसीलिए विद्याभूषण ने आपकी बात लिखी थी। उनका विचार था कि आप साहित्यिक रुचि रखते हैं, इसलिए लिखने और प्रकाशन के काम में सहायता दे सकेंगे। इसीलिए मुझे आपका पता दिया गया था, क्योंकि मेरा प्रेस वालों से वास्ता है और अगर आप अनुमति दें तो कभी आपके घर आकर पूरी बात। मेरा कमरा है ग्वालमंडी के चौतल्ले पर, आप कभी भी आइए। शेखर ने नंबर और पहुंचने का रास्ता आदि समझा दिया। रामकृष्ण ने फिर कहा, आपने पुस्तक देकर भूल की? केवल 60 रुपए की बात थी तो शायद हम लोग। शेखर ने कुछ कौतूहल और कुछ संकोच का अनुभव करते हुए कहा, हम लोग कौन? कौन ऐसे परमार्थी लोग हैं जो? हमारा संगठन है। हम अपने कार्यकर्ताओं की भरसक सहायता करते हैं। एकाएक प्रकाश पाकर शेखर ने पूछा, आप किसी क्रांतिकारी दल के सदस्य हैं? यही समझिए। हम जनसेवक हैं। आपस में एक दूसरे की सहायता करना अपना कर्तव्य है। जनसेवक कभी सहायता का दीनदार भी हो सकता है, यह तो मैंने अभी देखा नहीं। इसके साधन कहाँ से आते हैं? कहीं से आते ही हैं, पर बातचीत घर पर ही ठीक रहेगी। मैं आ सकता हूँ ना? हाँ, किसी भी दिन। अच्छा, 2-3 दिन में आऊँगा। शेखर ने विदा ली। 60 रुपए बड़ी चीज़ होते हैं, क्योंकि वे मुक्ति का साधन भी हो सकते हैं। एक घर में जहाँ चारों ओर बल्कि 9 दिशाओं में पड़ोसियों की रुखाई और ऊपर से पाले की मार, बंधे रहने के शाप से मुक्ति का साधन, क्योंकि बिना ऋण चुकाए और आगे बढ़ने का प्रबंध किए मुक्ति कहाँ है? वह छोटा सा कोणाकार कमरा एक दिन जिस आसानी से सप्तपर्णी की छां पाकर घर बन गया था, उसी आसानी से सिमट भी गया, क्योंकि अभी छाह ही छाह उसने जानी थी, जड़ों की जकड़ नहीं। पुस्तकें एक पेटी में चली गईं, कपड़े एक ट्रंक में। शशि के पास अभी था ही क्या, और मांगा हुआ बिस्तर लौटाकर शेखर जो 2 मोटे खुरदुरे कंबल ले आया था, वे बिस्तर बंद का काम दे सकते थे। शेखर ने और सब तैयारी कर ली, केवल बिस्तर दोनों पड़े थे, क्योंकि अभी कुछ निश्चय नहीं हुआ था कि जाया कहाँ जाए। शेखर के मन में रह रहकर विचार आता था कि जब स्थानांतर करना ही है तो क्यों ना इतनी दूर किया जाए कि आसपास के गुंजरों के धागों की खींच वहां तक नहीं पहुंचे कि शांति से काम किया जा सके, शशि कुछ विश्राम पाकर स्वस्थ हो सके और जीवन को कुछ अर्थ दिया जा सके। पूंजी उनके पास नहीं है, वे शून्य से ही आरंभ करने को प्रस्तुत हैं। ऋण से आरंभ करने की बाध्यता में क्यों रहें? पर साथ ही उसे कुछ डर भी लगता था कि बहुत दूर जाना ही शशि के लिए अहितकर न हो। एक कोमल भावना उसे कहती थी कि पौधा अपने स्वाभाविक वातावरण से बहुत दूर जाकर नहीं पनपता। शशि में दृढ़ता है और सहिष्णुता है अवश्य, पर कभी वह सोचता है, जब स्वभाव ने उसे और परिस्थिति ने शशि को एक वात चक्र में डाल दिया है जहां घूमना ही घूमना है, भटकना और विद्रोह करना, तो क्यों ना वह सब भूलकर अपने को और शशि को उसकी अनिश्चित साहसिक जीवन में झोंक दे।
किंतु फिर शशि की स्वास्थ्य चिंता उसे रोक देती है और इस प्रकार बाहर सब ओर से हाथ समेट लेने पर भी उस कोणाकार कमरे के दोनों भागों में दो नियमित सांसों का सखा भाव अक्षुण्ण पनपता जाता। रामकृष्ण 2 दिन देर करके आया, साथ एक और व्यक्ति को लेकर। शेखर उन्हें कमरे के बैठक अंश में बिठा शशि कोने की ओर हो ली। रामकृष्ण ने कहा, हम आपसे एकांत में बात करना चाहते थे। इशारा समझकर शेखर बोला, मेरी बहन मुझसे अधिक विश्वास पात्र है और भरसक मेरी मदद भी करेगी। ओहो, तब तो उन्हें हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। हमारे पास स्त्री कार्यकर्ताओं की कमी है। काम की बातें होने लगी। शेखर संगठन के बारे में बहुत कुछ कहना जानना चाहता था, किंतु उस समय की मानसिक स्थिति में पूछने की बजाय कुछ करने की मांग ही उसमें तीव्र थी। और अब रामकृष्ण ने बताया कि वे फौज के सिपाहियों में ब्रिटिश विरोधी प्रचार करना चाहते हैं ताकि सिपाही विद्रोही होकर भारत की स्वाधीनता का उद्योग करें। तो उसने इसके लिए एक जोरदार वक्तव्य लिखना तत्काल स्वीकार कर लिया और इतने उत्साह के साथ कुछ वाक्य उसी समय उसके मानसिक कानों में गूंजने लगे। शशि ने अनुमति दे दी। एक ही दिन में अपील लिखी गई और अगले दिन रामकृष्ण आकर उसे ले भी गया। साथ ही वह शेखर को पढ़ने के लिए 2 पुराने पर्चे और अपने संगठन की नियमावली भी देता गया और साथ कहता गया कि इन्हें जरा ध्यान से रखिएगा, अर्थात ये जब्त की हुई सामग्री है। यूं शेखर 2 दिन और ठहरा, फिर 2 दिन और, फिर 2 दिन और 7वें दिन रामकृष्ण के साथ जाकर शहर की किसी गली के घर में 4-5 घंटे डुप्लीकेटर चलाकर अपने लिखे हुए पर्चे की 3-4 हजार प्रतियां भी छापाया। इसके बाद निश्चय हुआ कि शेखर को अभी कुछ और वहीं ठहरना चाहिए और यदि उस घर में ठहरना असंभव है तो रामकृष्ण शहर में कहीं और प्रबंध कर देगा। शेखर ने मन ही मन सोचा, यह सब तो ठीक है, पर जब रुपए खत्म हो जाएंगे तब स्थानांतर जाना कैसे होगा। पर प्रकाश्य कुछ कह नहीं सका। आत्मकथा लिखना एक प्रकार का दंभ है। उसमें यह अहंकार है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जो कथनीय है, देय है, रक्षणीय है और स्मरणीय है। हो सकता है कि ऐसा हो, किंतु व्यक्ति स्वयं यह दावा करने वाला कौन होता है। भूसी स्वयं नहीं कहती, यह देखो मेरे कोख में प्राणाद अन्न है। वह अन्न दूसरे की देह में बल बनकर बोलता है। किंतु क्या मैं ऐसे ही आत्मकथा लिख रहा हूँ? क्या यह आत्म प्रकाशन है? क्या अब भी मेरा मर्म नहीं कहता कि जो मेरा है, जो सारभूत है, जिससे मैं सिक्त और अभिषिक्त हूँ, उसे छिपा लो? क्या अब भी मैं यह नहीं चाहता कि जो मात्र मेरे जीवन में महत्व का है और इसीलिए शायद रक्षणीय या देय हो सकता है, उसे मैं अपना ही रहने दूं और अपने साथ ही ले आऊं, गोपन ही रखूं? क्योंकि प्रकाशन तो विभाजन है, संपत्ति का सहभाग हो सकता है, पर अपने आप का सहभाग में कैसे कर सकता हूँ? फिर भी मैं आग्रह पूर्वक अपने को खोजता हूँ, क्योंकि यह आत्मकथन नहीं, केवल स्वीकार है, साक्षी है, आत्म साक्षात्कार है। मैं मेरा हूँ, किंतु केवल इसी अर्थ में और इसी मात्रा में जिसमें कि मैं अमुक का हूँ और अमुक का और अमुक का। इस ऋण का स्वीकार ही मेरा धन है, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ। एक आकस्मिक अणुपुंज हूँ जिसका न कारण है न परिणाम। नए घर में शेखर किराएदार नहीं था, लगभग अतिथि था। रामकृष्ण ने आकर बताया था कि अलग मकान तो बहुत तलाश करके भी नहीं मिल सका और फिर ऐसी जगह रहना भी ठीक नहीं जहां बहुत अधिक पूछताछ हो, क्योंकि यह उनके काम के लिए सबसे अधिक शंकनीय बात है। इसलिए उनके दल ने निश्चय किया है कि एक सहयोगी के यहाँ ही शेखर को स्थान दिला दिया जाए। शशि और वह दोनों वहीं रहेंगे और खाने की भी व्यवस्था घर से होगी। यद्यपि उन्हें छोटे छोटे 2 अलग कमरे मिल जाएंगे और वे चाहेंगे तो खाना भी कमरे में पहुंचा दिया जाएगा, अन्यथा खाना वे परिवार के साथ खा सकेंगे और कमरों के लिए उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा। वह सहयोगी अपने चंदे के रूप में दल को भेंट दे देगा। केवल दोनों के भोजन के लिए 30 रुपये मासिक की व्यवस्था शेखर करेगा। और क्रमशः शेखर ने पाया कि वह एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है। समाज के प्रति उसका विद्रोह भाव उग्र तो उतना ही है, किंतु समाज के प्रति उतना न होकर एक नया रूप ले रहा है। एक अमूर्त भावना का विरोध बनता जा रहा है।
भावना जिसका धुंधला सा ज्ञान उसे पहले भी था, किंतु जो जेल के 10 महीनों में कुछ स्पष्ट होती गई थी और अब इन नए सहयोगियों के संपर्क से एकाएक स्थिर हो चली थी। इतनी स्थिर और स्पष्ट मानो मूर्त होती जा रही हो। कभी कभी एक भीषण संदेह उसके भीतर जाग उठता है कि वह फिर एक बार मूर्ख तो नहीं बन रहा है, क्योंकि उसके अनजाने उसकी बौद्धिक घृणा को एक सर्वथा अबौद्धिक और स्थूल पात्र दिया जा रहा है, जिसमें बंद कर उसकी गति नष्ट हो जाएगी और वह केवल विषय उत्पन्न करने वाली रह जाएगी, आग नहीं। फिर कभी वह सोचता है कि उसका समूचा रागात्मक जीवन एक हवाई पीठिका पर बीतता रहा है और अब एक मजबूत भित्ति मिल जाने से वह दृढ़ हो जाएगा और यथार्थ के साथ अधिक सामंजस्य पा सकेगा। यूं दिन बीतते चले और वह गुप्त आंदोलन के फैले हुए जाल में अधिकाधिक उलझता चला। उस उलझने में संतोष था, सांत्वना थी, एक छिपा दर्प था जो जानता है कि अपने को स्वेच्छा भार में झोंक रहा हूं, और एक आशा थी कि इस प्रकार उठाया हुआ खतरा भूल का भी मार्जन करता है, इसलिए जीवन को सार्थकता देता है। दांव खेलना बुरा है, किंतु जब यह जानते हुए खेला जाए कि पासे आग के हैं और उन्हें छूने से ही हाथ जलते हैं, तब क्या उसके समर्थन में कुछ भी नहीं है। शेखर जानता था कि यह भावना मूलक क्रांतिकारिता बड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसका बल आकाश लता का बल है जिसकी जड़ें कहीं नहीं होती और इसलिए अपने आधार को ही खा जाती हैं। किंतु वह यह भी आशा करता है कि वह जब इस मौलिक दुर्बलता को पहचानता है तब उसका शिकार नहीं होगा। यथा समय बुद्धि उसकी सहायता करेगी और सोने मोर्चे की रक्षा करने आ डटेगी। और इस अयथार्थता के माया प्रांगण में यथार्थ एक था जिसे वह निष्कंप करों से थामे था, शशि का प्यार, जिसकी रुद्ध अभिव्यक्ति के नीचे था शेखर का अडिग विश्वास कि वह प्यार ज्ञान से परे है, अनुभूति से बड़ा। यह विश्वास, यह बोध ही इतना बड़ा यथार्थ हो गया कि पकड़ में न आए। शेखर कभी इस विषय में सोचने लगता कि एकाएक उसे जान पड़ता कि यही वह सबसे बड़ा अयथार्थ है जो और सब पार्थिव को भी अपार्थिव बनाए दे रहा है। प्यार प्लवनशीला नदी की तरह है, उसमें स्थैर्य की अवस्था नहीं होती। जिस प्रकार नदी या तो अपने अंतर्वेग से अपने पाट को काटती और गहरा करती हुई चलती है, या फिर अपने प्रवाह की तलछट से नए कगार बनाती और पाट पूरती जाती है, उसी प्रकार प्यार भी या घटता है या बढ़ता जाता है या बदलने लगता है, नदी की धारा की ही भांति। और अपार्थिव महत्वानुभूति के उस प्लवन में भी शेखर को धीरे धीरे बोध होने लगा कि कहीं कुछ अवरोध या अटकाव है। उस अगाध और अपरिमेय में कहीं कुछ ऊना है। उसने अपने को नए काम में डुबो लिया था और वह देखता था कि शशि उसके काम में हाथ बटा रही है और समाज शास्त्र का जो अध्ययन उसने बीच में छोड़ दिया था उसे आगे बढ़ाती हुई निरंतर पढ़ती और संकलन करती रहती है। इससे वह समझता था कि दोनों अपने अपने काम में पूर्णतः निरत हैं और अपने अस्तित्व को सार्थक कर रहे हैं, और उस सार्थकता को पुष्ट करने वाला सिरमठ है उनका परस्पर समीपत्व, उनका सहयोग और सख्य, उनका यह कितना बड़ा प्यार शेखर के जीवन का सबसे बड़ा सत्य। किंतु कभी अचानक उनकी दृष्टि मिलने पर शेखर की आंखें एक अस्पष्ट असंतोष और झिझक से भरकर परे हट जाती और जैसे उसका दृश्य बोध बिखर जाता, और फिर वह अपने आप से खींच उठता कि क्यों वह इस पूर्णता में एक और रिक्त का और एक संकोच का सृजन कर रहा है। तब वह इस संकोच को धो डालने के लिए शशि के और निकट आने का प्रयत्न करता। अत्यंत आत्मीयता के कुछ एक क्षणों में शशि के स्वास्थ्य की चिंता से भर उठता और जान लेता कि भीतर कहीं शशि रुग्ण है और अपनी पीड़ा को अनदेखी कर रही है, क्योंकि शेखर के अतिरिक्त कुछ नहीं देखना चाहती कि उस एकाग्रता में एक आतुर आशंका है कि वह और कुछ देखेगी तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। उस शापग्रस्ता वंदिनी के दुर्ग की तरह जिसका कल्याण निरंतर बुनाई उधेड़ बुन करते रहने में था और जिसके दर्पण में बाहर की दुनिया का प्रतिबिंब देखते ही सब कुछ गहन तिमिरा सन्न होकर ध्वस्त हो जाएगा, और इसका बोध होते ही उसके अपने भीतर अगणित आशंकाएं जाग उठती।
उनकी कौड़े की सी मार से उसका उद्विग्न प्यार और भी तिलमिला उठता। उसे लगता कि वह शशि के और भी इतना निकट आना चाहता है कि जितना कि हो नहीं सकता, सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि वह उससे भी निकट है जितना कि वेदना से टीस, प्यार की वेदना का प्यार। प्रिय, तुम्हारे प्यार की वेदना मुझसे सही नहीं जाती। पर्ची और पैम्फलेट लिखने का काम बहुत अधिक नहीं था। शेखर के पास समय काफी रहता था। क्रमशः वह जानने लगा कि दल का कार्यक्रम केवल प्रचार तक सीमित नहीं है, उसकी बहुमुखी कार्य प्रगति थी। अस्त्र संग्रह, विस्फोटक पदार्थों की तैयारी और अनेक प्रकार के रासायनिक अन्वेषण, गुप्त संग्रहालयों का संगठन आदि कई और भी दिशाएं हैं। दल के विषय में उसकी जानकारी का वृत्त क्रमशः बड़ा होता जा रहा था या होने दिया जा रहा था। प्रकाशन के कामों में वह केवल सहायक से बढ़कर सहकारी संचालक सा हो गया था और इस नाते कार्य की अन्य दिशाओं का ज्ञान उसके लिए स्वाभाविक सा मान लिया गया था। और प्रचार के अंतर्गत स्त्रियों और विद्यार्थियों में जागृति और राजनैतिक असंतोष फैलाने का जो कार्य था, उसमें शशि का सहयोग मांगना इतना अधिक स्वाभाविक था कि शेखर ने कभी संकल्प पूर्वक वैसा सोचा भी नहीं, यूं ही कर डाला। शशि भी थोड़ा थोड़ा लिखने लगी और मुद्रण के काम में भी सहायता देने लगी। दो एक बार घूमकर छिपे छिपे पर्चों का वितरण भी कराई। फिर न जाने किसकी सम्मति से सोचा गया कि ऐसे लुका छिपी के काम दूसरे भी कर सकते हैं, अतः शशि जहां तक हो सके प्रकाश से ही काम करे और इसके लिए विद्यार्थियों की सभाओं में जाए। वैसा भी होने लगा। शेखर कभी विद्यार्थियों की सभाओं में चला जाता, क्योंकि प्रचार की योग्यता के लिए यह जानना आवश्यक है कि जिनमें प्रचार किया जाए उनकी मनोधारा किधर बहती है, किंतु वह कार्यवाही में कोई भाग न लेता, वह काम दूसरे ही किया करते। शशि विद्यार्थिनियों या कभी स्त्रियों की मीटिंगों में जाती और वहां से लौटकर शेखर को सुनाती कि क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा और किसने क्या उत्तर दिया। कभी कभी उसकी आंखें एकाएक उत्साह से भर उठती और वह मीटिंग में बढ़ती हुई किसी उक्ति का विशदीकरण करने लगती। उसमें इतनी तन्मय हो जाती कि शेखर प्रसन्न होकर सोचता, शशि सुखी है और तुष्ट है, जीवन में अर्थ की कमी उसे नहीं खल रही। और कभी एकाएक चमत्कृत भाव से वह पाता कि पढ़कर और तर्क और उहापोह द्वारा वह जहाँ नहीं पहुँचा था वहाँ शशि अपने सहज सूक्ष्म बोध द्वारा पहुँच गई है। तब वह मुग्ध दृष्टि से शशि की ओर देखता रह जाता और शशि की युक्तियाँ और उक्तियाँ उसके आलोकित मनोगुम्फ में गूंजा करती। हम लोगों की नैतिकता भौगोलिक नैतिकता है। विंध्याचल के इस पार उत्तर भारत है, उस पार दक्षिणीय प्रायद्वीप है। उसी प्रकार यह नीति की रेखा है। इसके इस पार सत्य है और उस पार असत। इसलिए हमारी नैतिकता निष्प्राण है। उसका अंतिम प्रमाण कोई जीवित सत्य नहीं है, केवल एक रेखा है, एक निर्जीव और पिटी हुई लीक। इस नैतिकता के मूल में निषेध है, इसलिए वह स्वयं नकारात्मक है। संसार के स्मृति शास्त्रों की पड़ताल की जाए, उनमें जो वैचित्र्य या विभिन्नता है उसे गौण मानकर एक ओर रख दिया जाए तो सब में शाश्वत नीति के नाम पर मिलेंगे तीन समान सूत्र कि संतोष कर, सत्य बोल और अगम्य गमन ना कर। गहरे जाकर देखें तो ये क्या हैं? तीन बड़े निषेध। पहला, मानव की स्वाभाविक लोभ वृत्ति का निषेध। दूसरा, उसके सहज भय का निषेध। और तीसरा, उसकी सहज द्वंद्व वृत्ति का वर्जन। क्यों निषेध नीति का मूल हो? क्यों न नीति इतनी बड़ी हो कि सहज वृत्ति का बहिष्कार करने की बजाय उसे व्यापृत कर ले, अपने में सोख ले, लील जाए। गूंज धीरे धीरे शांत हो जाती, फिर अनुगूंज में हठात एक खोखला सा स्वर आ जाता और शेखर के हृदय को सहसा भींचती हुई एक गांठ कहती कि एक बुनियादी सत्य की अनदेखी पर खड़ा हुआ यह सब विवेक व्यर्थ है और निष्परिणाम है यह बोध जिसमें रस की उपपत्ति नहीं है। शेखर से प्रोत्साहन पाकर शशि क्रमशः अधिकाधिक बड़ी सभाओं में जाने लगी। विद्यार्थिनियों की समितियों का स्थान कॉलेज के विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों की सभाओं ने लिया। फिर विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य जनता की सभाएं भी शामिल हो गईं। शेखर स्वयं न जाता
उत्कंठा पूर्वक शशि के लौटने की प्रतीक्षा करता और उसके लौटने पर उसके दीप्त चेहरे को देखकर ऐसा प्रसन्न होता मानो उसी ने कोई जयलाभ किया हो। इस उत्साह में वह यह चिन्ह न पाता कि शशि के चेहरे की वह लाल और गर्म दीप्ति विजय की या उल्लास की ही दीप्ति है या और किसी आंतरिक उद्वेग की। और अपने उत्साह में वह यह न देखता कि शशि के स्वर में तनाव है। वह मीटिंग के या विषय के महत्व के साथ कोई अनुपात नहीं रखता। संध्या आती और रात घनी हो जाती। उनके दो कमरों का अलगाव जाड़े के चंगुल में जकड़ा जाता और शेखर शशि के कमरे के असाधारण मौन के कारण उठकर झांक कर देखता कि शशि निर्निमेष छत की ओर देखती पड़ी है। कभी वह इतने से भी नहीं समझता, फिर कभी वह डर से भाग जाता कि शशि स्वस्थ नहीं है और कभी अचानक उसका साथ छोड़कर चली जाएगी। किंतु इससे आगे उसकी बुद्धि न जाती। काम के और कुछ अपने इस प्यार के सम्मोहन ने मानो एक विशेष सीमा से पार देखने को उसकी शक्ति को सुला दिया था। इसी मंत्रबद्ध अल्पबोध से शेखर ने शशि को एक सार्वजनिक सभा के लिए तैयार किया जिसमें बहुत से वक्ता बोलने वाले थे। असहयोग आंदोलन की तात्कालिक लहर अपने उत्कर्ष पर थी और चाहे जहां जैसी भी सभा हो उसमें राजनीतिक प्रश्नों का उठखड़ा होना अनिवार्य हो गया था। इसलिए गुप्त दलों के लोग भी सब तरह की सभाओं में भाग लेने लगे कि उनके सहारे अपने प्रभाव का वृत्त और अपने सहायकों की संख्या बढ़ा सकें। इस विशेष सभा में मुख्य विषय स्त्रियों के समान अधिकार पर बोलने के लिए शशि को तैयार करके शेखर ने स्वयं भी साथ जाने का निश्चय किया था, क्योंकि सभाओं के सहारे ही नए संबंध सूत्र जोड़े जा सकते हैं और नए संभाव्य सहायकों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। सभा में मंच के पास ही एक ओर की अगली पंक्ति में बैठे हुए शेखर का व्यक्तित्व मानो दो असमान खंडों में विभक्त हो गया था। एक वक्ताओं की बात सुन रहा था और दूसरा जैसे समूची सभा के आंतरिक स्पंदन को भांप रहा था, उसके पुंज रूप को भी, और पुंज के अंदर अलग अलग इकाइयों के अलग अलग स्पंदन को भी। उसकी अनुकूलता व प्रतिकूलता का व्यास नापता हुआ शशि बोलने को उठी। धीरे धीरे आगे बढ़कर एक हाथ की उंगलियां हल्के स्पर्श से मेज पर टेक कर खड़ी हो गई। एक उछलती दृष्टि उपस्थित जनसमूह को जैसे चिन्ह गई। फिर शशि ने बोलना आरंभ किया। उस दोहरी सजगता से देखते हुए शेखर ने जाना कि शशि के सामने आते ही जनता में कौतूहल और औत्सुक्य की एक लहर दौड़ गई है। उसका सामूहिक मन जैसे आगे को झुक आया है और उसके साथ ही शशि जैसे उसी अनुपात में सिमट गई है, पीछे हट गई है और एक आवश्यक बात कहने की लाचारी का सा अनिच्छुक भाव उसके चेहरे पर घना हो आया है। हल्का सा अभिमान का भाव उसके मन में उठा। शशि इतनी घिरी होकर भी इन सब से कितनी दूर है, कितनी तटस्थ। जिनका भीतरी जीवन संपन्न है, विशाल है, वही बाहरी जीवन से इतने असंलग्न अनासक्त रह सकते हैं। और क्या इस भीतरी संपन्नता का ही अनुमान उस सभा को नहीं ललकार रहा? क्या उसी के आकर्षण से वह आगे नहीं खिंची हुई? क्या शेखर सभा के एक एक चेहरे का भाव पढ़ने में इतना तन्मय हो गया कि कुछ भी सुनना भूल गया। यूं शशि के घने शांत पर किसी आंतरिक स्पंदन से गूंजते हुए स्वर की लहरें अनसुनी भी उसके भीतर बैठ रही थीं। जब तक स्वर वैसा था तब तक शेखर आश्वस्त था और अर्थ की उपलब्धि आवश्यक नहीं थी। पर स्वर की गूंज में हल्की सी कंपन क्या है? उसका घनापन क्यों बिखरने सा लगा है? उस शांति के नीचे यह विद्रोही तीखापन क्या जगह आ रहा है? आदर्शों का अभिमान आसान है। विवाह का हिंदू आदर्श, गृहस्थ धर्म, सतीत्व का हिंदू आदर्श, किंतु अभिमान की इकाई के नीचे आदर्श का पानी क्या कभी बहता है कि बंधकर सड़ गया है? गृहस्थ धर्म उभयमुखी होता है, किंतु आज के जीवन में पुरुष की ओर से देय कुछ भी नहीं है। सख्य तो दूर, करुणा भी देय नहीं रही और नारी केवल पुरुष के उपभोग का साधन रह गई है, निरी सामग्री, जिसे वह जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अपनी तुष्टि के आग में होम कर दे। और इसकी कहीं अपील नहीं है, क्योंकि स्त्री कभी दुहाई दे तो उत्तर स्पष्ट है कि और शादी की किस लिए जाती है?
यह आदर्श नहीं, आदर्शों की समाधि है, देह नहीं। सदियों की सूखी त्वचा में निर्जीव हड्डियों का ढांचा है। शेखर जैसे सोचता सा है कि शशि सभा से दूर है, किंतु अपनी बात से बिल्कुल भी दूर नहीं है। अन्य लोग जैसे विषय के बाहर से ऊपर से बोलते हैं, पर शशि में वह आग सा सुलग रहा है। क्या इतनी तीव्रता के साथ बोलना चाहिए? किंतु नहीं तो बोलना ही क्यों चाहिए? अगर देने की ज्वाला नहीं है तो अंधेरा। उसकी चेतना अचकचाई सी फिर सभा की ओर लौटती है। लोग तो सुन नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, और शशि की आंखों की स्थिरता जैसे विचलित सभा में कहीं कहीं भी कुछ भी खोज रही है जिस पर टिक जाए। एकाएक सभा में कहीं से कहकहा उठता है और फिर सारी सभा अट्टहास से गूंज उठती है, जिसकी गड़गड़ाहट को भेदती हैं या तो दो चार सीटियां या शशि का चीखता सा स्वर, ठीक है, यही है आपके पास देने को, आपका आदर्श, यह हृदयहीन बुद्धिहीन रेंगता हुआ तिरस्कार। सभा को क्या हो गया है? और क्या यह शशि ही है? नहीं, शशि नहीं। सभा से लड़ने का कोई लाभ नहीं है। सभा का अविवेक समूह का पुंजगत अविवेक है। उससे शशि का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर शेखर लपक कर मंच पर पहुंचा और चारों ओर छाई हुई ठठाती हुई अव्यवस्था के बीच से उसे हटाने के लिए उसे खींचने के लगा। पर शशि जैसे उसे जानती ही नहीं, केवल सभा को जानती थी, और अपने आहत तमतमाए नारित्व को किसी तरह पीछे खींचकर शेखर उसे मंच से हटाकर पीछे के कमरे तक ले गया। वहां एक कुर्सी पर उसे बलात् बिठाकर उसने मंच की ओर का द्वार धड़ाके के साथ बंद कर दिया। उधर से आता हुआ बहुरूप कोलाहल धीमा पड़ा तो शशि फिर उठी, पर शेखर उसे बाहर की ओर ले गया। जाता तांगा रोकर शशि को उसमें बिठाकर स्वयं बैठ गया। चलो कहकर किधर बाबूजी का उत्तर देते देते उसने अनुभव किया कि शशि की देह अभी तक थर्रा रही है, जैसे तीर को प्रेरित करने के बाद प्रत्यंचा कांपती रहती है। वह स्तब्ध बैठा रहा। केवल ठिकाने पहुंचकर तांगे वाले को पैसे देकर जब वह बाह का सहारा देने के लिए शशि की ओर बढ़ा, तब उसने बड़े कोमल चिंता के स्वर में कहा, शशि। जैसे शशि के भीतर कुछ टूट गया हो, वह लड़खड़ा गई और शेखर की संभालती हुई बाह ने जाना कि वह बेहोश हो गई है। कमरे में उसे लिटाता हुआ शेखर यह नहीं सोच सका कि मूर्छा देवताओं की देन होती है, कि असह्य तनाव से अपनी देन की रक्षा के लिए ही वे विस्मृति के फूल बरसाते हैं, कि उस मंत्र सिक्त नींद में प्राणी की सूक्ष्म देह विश्राम पाकर स्फूर्त हो उठती है। शशि के मुंह पर छींटे देता और एक कॉपी से पंखा करता हुआ वह कुछ भी सोच नहीं सका। भीतरी घबराहट की लहर सहसा बढ़कर एक उन्मत्त आदेश बन चली। उंगलियों की सूनी पकड़ मानो कुछ हड्डियों को मसलने लगी। एकाएक शशि ने खोई सी आंखें खोली, उसे खोज कर पहचाना और फिर तनकर कहा, जानते हो वे क्यों हंसे थे शेखर? और चेतना फिर बुझ गई। वह भीतरी लहर उमड़कर उसे ले गई। उसके हाथ जैसे तोड़ने फोड़ने को फड़क उठे। उंगलियों की सूनी पकड़ न कुछ की हड्डियां मरोड़ने लगी। शेखर ने पानी का एक गिलास शशि के पास रख दिया, शरीर के कपड़े कुछ ढीले कर दिए, एक चादर उड़ा दी। फिर एक बार चारों ओर देखकर वह बाहर चल पड़ा, मीटिंग की ओर। उनकी इतनी मजाल, बर्बर पशुओं की। शशि को हंसते हैं, शशि को, शशि के जीवन को और उसकी यात्रा को मेरे सामने हंसे कौन सा मुंह। किंतु जब वह सभा स्थान पर पहुंचा तो वह खाली हो चुका था। सभा बिखर गई थी। कुछ देर वहीं खड़ा रहकर वह लौटा। बाहर सड़क पर आया तो अचानक एक और उसे हंसने का स्वर सुनाई दिया। उधर मुड़कर उसने देखा तो सूटधारी नवयुवक बाबू चलते हुए हंस रहे थे। क्यों, किस बात पर, यह पता नहीं था, पर उनका हंसना ही शेखर को डस गया। वह उनकी ओर बढ़ा और जानबूझकर दोनों को धक्का देता हुआ बीच से निकल गया। देखो जी, इसी को शेखर की जरूरत थी। उत्तर में उसने कड़क कर कहा, क्या है? और एक घूंसा बाबू को दे मारा। क्षण भर में दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। बाबू का साथी हक्का बक्का देखता रह गया, किंतु यह देखकर कि अकेले साथी की जीत नहीं होगी, वह भी उलझने को तैयार हुआ। पर तब तक भीड़ जुटने लगी थी। लड़ाई आगे नहीं चली। लोगों ने खींच खींच कर अलग कर दिया, और जब तक बाबू लोग उन्हें सब मामला समझाने लगे
तब तक शेखर अलग होकर सबको घूरता हुआ चल पड़ा। धीरे धीरे बोध उसके भीतर जागने लगा कि वह अभी एक मूर्खता कर चुका है, पर साथ ही एक विश्रांति का, तनाव के मिट जाने का भी अनुभव उसे हुआ। वह जल्दी जल्दी घर की ओर चला, क्योंकि तनाव का ज्वार उतरते ही शशि की चिंता ने उसे आ घेरा। शशि की मूर्छा टूट चुकी थी, पर शेखर ने उसे छूकर देखा। उसकी देह तीव्र ज्वर से जल रही थी। वह शशि के माथे पर हाथ रखकर सिरहाने भूमि पर बैठ गया। क्षमा करो शेखर, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हिस्टीरिया इसी को कहते हैं? नहीं, हिस्टीरिया उसे कहते हैं जो मुझे हुआ है। शेखर फीकी हंसी हंस दिया। 2 बाबुओं से मारपीट कराया? कब? अभी जब तुम सोई थी। क्यों? क्यों जानता तो हिस्टीरिया कैसे होता? क्यों न जानने को ही तो हिस्टीरिया कहते हैं। पर शशि, शशि शेखर से कुछ कहते नहीं बना। वह धीरे धीरे शशि के केश सहलाने लगा, और जब शशि ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया तब बिल्कुल निश्चल हो गया। यह भूल अब फिर नहीं होगी शशि। झूठे अहंकार को लेकर मैं अपना सौभाग्य दूसरों को दिखाना चाहता था। बिना जाने कि सौभाग्य तभी होता है जब दिखाने को पास कुछ न होने पर भी व्यक्ति संपन्न होता है। शशि, तुम्हारे दिन पुनित हो, क्षण क्षण पुनित हो। शशि। दिल्ली। धुएं की यवनिका में से कभी दाईं ओर जमुना का पुल झिलमिला जाता है, कभी और भी दाएं हटकर किले की एक बुर्जी और दीवार, और कभी धुंध के और भी कट जाने पर सामने जमुना की दुबली श्यामल देह भी रेत के लंबे परिधान में लिपटी दिख जाती है, और पार झाऊ की झाड़ियां और अधूरे छोड़ दिए गए एक कुएं का स्तूपाकार गोला। शशि को तकियों के सहारे कुछ उठाकर, ताकि वह खिड़की के बाहर का दृश्य देख सके। शेखर स्वयं उसके पीछे खड़ा है और भोर का पहला उद्घाटन जो देखा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। धुंध और धुएं के बीच से जो कुछ दिखता है वह सब नया और अपरिचित है, किंतु उसके नएपन के प्रति ही एक बंधु भाव उसमें जागता है, क्योंकि यह सब लाहौर नहीं है। वे दोनों एक विषैले वृत्त से बाहर निकल आए हैं, और यहाँ की धुंध के पीछे अवश्य एक नया व्यक्तित्व है जो मित्र का है, बंधु का है, चाहे उसे पहचानने में कुछ दिन लग जाएं। यहाँ आने के पीछे एक इतिहास था। षड्यंत्रकारियों के जीवन का जो कुछ नया ज्ञान शेखर ने पाया था, उसके आधार पर उसने एक छोटा सा उपन्यास लिख डाला था, जिसमें कला गौण थी। उस जीवन को ज्वलंत रूप से जनता के आगे उपस्थित करना और उसको निमित्त बनाकर उग्र असंतोषकारी विद्रोहात्मक विचारों का प्रचार करना ही मुख्य उद्देश्य था। उपन्यास इतना गर्म था कि प्रकाशीय रूप से उसका मुद्रण हो ही नहीं सकता था, अतः प्रकाशक खोजने का सवाल नहीं था। पर रामकृष्ण ने हस्तलिपि लेकर 2-4 व्यक्तियों को दिखाई थी, और फिर शेखर को बताया था कि गैरकानूनी तौर पर उसे छापने और बेचने का प्रबंध हो सकेगा, और एक सिंपेथाइजर ने इस काम के लिए बहुत सा रुपया भी दिया है। फिर यह भी कि पुस्तक लाहौर में ही छपेगी, अतः शेखर का यहाँ से चले जाना ही उचित है, जैसा कि वह स्वयं चाहता है। और यह संभव बनाने के लिए दल ने निश्चय किया कि सिंपेथाइजर से पाए हुए रुपयों में से 250 शेखर को दे दिया जाए, जिससे वह अन्यत्र जाकर अपने योग्य व्यवस्था कर सके। शेखर ने दिल्ली जाने का निश्चय किया, क्योंकि बड़े शहर में शांति से रह सकना अधिक संभव है, और बिना अपनी ओर अधिक ध्यान आकर्षित किए कुछ जीविका कमाने की भी व्यवस्था हो सकती है, और फिर दल के लिए भी वह बहुत कुछ कर सकेगा। रात के सफर से शशि को कष्ट ना हो, इसलिए प्रातःकाल चलकर वे रात को दिल्ली पहुंचे थे। दल के एक सदस्य ने जमुना के पास सस्ते किराए पर 2.5 कमरे का एक मकान ढूंढ रखा था, जहां ये रात को पहुंच गए थे, और भोर की पहली किरणें 2 परदेसियों को जगाकर दिल्ली के धुंधले दृश्य दिखाकर परिचित बनाने का प्रयास कर रही थीं। दिल्ली में यमुना का तीर, 2.5 कमरे का सर्वत्र संपूर्ण मकान, पास में 250 रुपये, अपरिचित इसलिए स्वच्छंद वातावरण और सप्त पढ़ने की छाह। अगर देवता हैं तो उन्हें धन्यवाद कि यह संभव हुआ है, और शशि की वत्सल छाह में वह खड़ा हो सका है और अपने को उस वात्सल्य के प्रति उत्सर्ग कर सका है कि उस वात्सल्य को कुचलने के लिए बढ़ा आता कलुष पीछे रह गया है।
कि आसपास एक नया वायुमंडल है जिसमें परिचय नहीं है। इसलिए करुणा अवश्य है कि अपने को होम कर देने में शशि ने अपने जीवन का जो अंश पंगु कर लिया है उसे पुनर्जीवित करने का नहीं, तो कम से कम उसका दर्द भुला देने का निर्बाध अवसर शेखर को मिला है। शशि से पूर्ण होने की स्पर्धा वह नहीं करता, पर जो पाना ही पाना रहा है उसकी विनित स्वीकृति की भी आज़ादी उसने अब तक नहीं पाई थी। अब वह उसे मिलेगी और वह शशि की सेवा कर सकेगा। शेखर दिल्ली कोई निश्चित कार्यक्रम लेकर नहीं आया था। तत्काल ही कुछ आमदनी करने की बाध्यता भी अभी नहीं थी। तथापि उसने अस्पष्ट निर्णय कर लिया था कि कुछ कमाई का काम अवश्य करता रहेगा, और वह काम भी यथासंभव ऐसा होगा कि उसे अपने ही वर्ग के संपर्क में न लाए। बुद्धिजीवी वे हों जिन्हें बुद्धि से जीविका कमाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। वह केवल अपने शरीर का श्रम बेचकर ही काम चलाएगा, ताकि अपनी बुद्धि के घोड़े को पराई उपयोगिता की गाड़ी में ना जोतना पड़े, उसका सर्वनाश न करना पड़े। किंतु वह क्या काम कर सकता है? कॉलेज की पढ़ाई ने उसे शारीरिक उद्यम के लायक नहीं बनाया। उसकी कुछ सामर्थ्य बच गई है तो कॉलेज के कारण नहीं, इसलिए कि वह संपूर्णतया कॉलेज का नहीं हो सका। बहुत सोचकर और दल के दो एक व्यक्तियों से मिलकर उसने निश्चय किया कि वह साइन बोर्ड पेंटर का काम करेगा। इसमें आज़ादी भी बनी रहेगी, पूंजी भी विशेष नहीं लगेगी, थोड़ी बहुत कलाकारिता भी दर्शाई जा सकेगी, और काम चल गया तो आमदनी भी हो ही जाएगी। दल का स्वार्थ यह था कि इस प्रकार और भी दो तीन व्यक्तियों को आश्रय दिया जा सकेगा। वे रात कहीं रहेंगे और दिन भर शेखर की दुकान में काटा करेंगे, ताकि रात के आश्रय की जगह कोई संदेह ना हो। वहां यही समझा जाए कि दिन में नौकरी पर जाते हैं और दिन तो कट ही जाएगा। बाहर का काम ना आवेगा तो अपना ही कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है। दुकान के लिए स्थान दल के खर्चे पर लिया जाएगा और बाकी सामग्री का प्रबंध शेखर स्वयं करेगा। फलतः 18 रुपये मासिक पर नई सड़क के ऊपर की मंजिल में एक कमरा लिया गया। सामने के छज्जे के बाहर शेखर ने एक बड़ा सा रंगीन बोर्ड तैयार करके लटका दिया और 3 सहकर्मियों को लेकर दुकान आरंभ कर दी। काम कुछ नहीं था, किंतु काम का दिखावा करने के लिए 2-4 बोर्ड अधरंगे करके इधर उधर फैलाए गए। पतले बोरिए का एक बड़ा सा पर्दा रंगा गया और छोटे बड़े टीन और कनस्तर इधर उधर फैला दिए गए। जाड़ों के दिन थे, बहुत सवेरे आना आवश्यक नहीं था। शेखर लगभग 11 बजे वहां पहुंचता और बड़े काम काजी ढंग से रंग वंग फैलाकर कुछ न कुछ बनाने बैठ जाता। उसके सहकारी प्राय कुछ पहले आते और आकर कुछ पढ़ते लिखते रहते। पहले अपना रूप पेंटरों जैसा बनाकर और सामने पेंटरी का उपक्रम करके कभी जीने पर पैरों की आहट होती तो सब कॉपी किताबें छोड़कर काम की ओर दत्तचित्त होते, या कोई एक सिगरेट भी पीने लगता। जब आहट के पीछे जमादार या कोई भूला भटका मोची या लेस फीते वाला निकलता तो सब एक दूसरे को कनखियों से देकर मुस्कुराते कि अच्छे बेवकूफ बने। और 4-5 बजे शेखर बड़े उत्साह से घर लौटता। देखता कि बहुत मना करने पर भी शशि उठकर कुछ काम करने में लगी है और तत्काल प्रत्येक काम में टांग अड़ाकर शशि को बाध्य कर देता कि वह हार कर छोड़ दे। यह समझौता हो चुका था कि शशि नित्य एक शाक और रोटी बना दिया करेगी और झाड़ू बुहारी चौका बर्तन शेखर करेगा। पर नित्य ही इस पर झगड़ा होता, क्योंकि शशि कहती चौका बुहारी उसका काम है और शेखर निश्चय जानता कि रसोई उसे करनी चाहिए। फिर सहसा धुंध घिर आती और उनका छोटा सा घर एकाकार सारे संसार में से सिमटकर बहुत अलग, बहुत दूर, कहीं अलग होकर स्तब्ध हो जाता। स्तब्ध और शांत और स्निग्ध। उस पर स्निग्धता में एक गहरी उदासी स्तंभित होती और उस उदासी में एक अपूर्व स्निग्धता, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत समीप अनुभव करते। और साथ ही न जाने किस संकोच में खिंचे हुए शेखर सोचता, शब्द पढ़ने की छाह में जो शीतलता है, अपूर्णताओं का जो निराकरण है, उसके बाद और कुछ चाहने की गुंजाइश नहीं है। किंतु यह सोचने में ही एक अपूर्णता उसके भीतर रड़क उठती और वह जानता कि वह कुछ चाहता है जिसे आकार नहीं दे सकता, शब्दों में नहीं बांध सकता। कभी एकाएक बीच में शशि बोल उठती, शेखर
ऐसे आराम से नहीं चलेगा। अब कुछ लिखना शुरू करो ना। और वह उत्तर देने की बजाय सोचने लगता, शशि सचमुच यही चाहती है या कि इस आराम के पीछे के खोखल को देखकर ही उससे बचने को कह रही है। क्योंकि खोखल वहां अवश्य है, यद्यपि वह उसे देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, माप नहीं सकता और इसलिए भर नहीं सकता। दिन आए कि लटकते हुए पत्तों ने एकाएक जाना कि वे बहुत पीले पड़ गए हैं और बोझ के धक्के से लड़खड़ाकर गिर पड़े। भूले से झकोले डालों को कपाकर बाकी पत्तों को भी गिराने लगे। समीर की शीतलता कम नहीं हुई, किंतु उसके भीतर मानो बड़ी दूर के किसी झूठे वसंती वायदे के रोमिल स्पर्श का भ्रम होने लगा। धुंध फीकी पड़ गई। दिन के वेग के साथ पंजे मिलाने में अंधकार का असुर प्रतिदिन कुछ ढिलाई करने लगा और शेखर की दुकान में ग्राहक आने लगे। एक दिन एक साथ ही बोर्ड तैयार करने का ऑर्डर पाकर सहकारियों समेत वह काम में लगा रहा। शाम को लौटते समय अपनी निबड़ती हुई पूंजी में एक टिकिया मक्खन और थोड़े से टमाटर खरीद कर लाया और घर पहुंचते ही उत्साह से पकाने भी बैठ गया। डॉक्टर ने कहा था शशि को टमाटर और फल और ताजे हरे शाक खाने चाहिए और सर्दी लगने से या नमी से बचना चाहिए। अगले दिन वह आमदनी के 5-7 रुपए लेकर लौटेगा। इस उत्साह ने उसे शक्ति दी कि वह आज अभी शशि को यह सुसमाचार न सुना दे। किंतु जब वह शशि को खाना खिलाने बैठा, शशि क्रमशः अधिकाधिक अनुगत होती जाती थी और जो वह कहता था बिना प्रतिवाद मान लेती थी। यहाँ तक कि कभी वह स्वयं इस अतिशय आज्ञाकारिता से विस्मित हो उठता था। तो न जाने क्यों से लगा शशि उदास है। नई बात कोई नहीं थी। शशि के चेहरे की वह स्निग्ध उदासी उतनी ही शांत थी। शायद उत्तर माघ और फाल्गुन की खिचड़ी सांझ के रंगों का ही असर था। पर शेखर को सहसा जान पड़ा शशि उदास है और इसलिए उदास है कि उसके बारे में सोचती है। तब सहसा उसने कहा, शशि मुझे बधाई दो, आज दुकान में काम मिला है। शशि ने हंसते हुए कहा, ओहो तब तो बड़ी खुशी की बात है। क्या काम मिला है? 3 बड़े बड़े बोर्ड। कोई नई कंपनी खुल रही है, उन्हीं के तेल साबुन के बोर्ड और एक 15 फीट का नाम बोर्ड। अच्छा पेंटर साहब, तब तो आपका सितारा चमक उठा और रंग बिरंगा। फिर एकाएक शशि की दृष्टि कांप कर थाली पर जा रुकी और स्थिर रह गई। क्यों शशि, क्या है? अब तुम लिखोगे नहीं शेखर? शेखर अचकचा सा गया। सचमुच साइन बोर्ड के रंग क्रांति के रंग नहीं है और वातावरण की शांति ने उसे प्रोत्साहित न करके तंद्रा में डाल दिया है। वह कुछ कर नहीं रहा है, निरा साइन बोर्ड पेंटर हो गया है और वह भी असफल। उसने लज्जित से स्वर में कहा, क्यों नहीं लिखूंगा? मैं भूला नहीं हूं शशि, मैं लिखूंगा। नहीं शेखर, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे लिए खाना बनाना और तेल साबुन के बोर्ड रंगना, इसमें तुम कैसे रह सके हो अब तक भी? तब शेखर ने जैसे अंटी खोलकर सच बात निकालते हुए कहा, शशि मुझे सूझता नहीं कि क्या लिखूं। पहले आसपास का दबाव लिखने नहीं देता था, पर उसी में से लिखने की प्रेरणा भी मिलती थी। अब आसपास शांति है, पर लिखूं क्या? तुम बताओ। आसपास कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। शेखर, तुम यह कहो कि लिखने को कुछ नहीं है, और क्या आसपास की घटना ही सच है? अनुभव का सच कुछ नहीं है। अनुभव का सच? अनुभव में तो झूठ ही झूठ आया है, और अनुभव भी मेरा कितना। शशि ने आग्रह से कहा, मैं यह नहीं मान सकती शेखर कि तुम्हारे पास लिखने को सामग्री की कमी है। तुम भूले नहीं, अनदेखी कर रहे हो। क्या बाबा मदन सिंह की बात में लिखने को कुछ नहीं है? क्या मोहसिन से तुम्हें कुछ नहीं मिला जो आगे औरों को दिया जा सकता है? क्या राम जी अपात्र थे? तुमसे भी बड़ा अनुभव हो सकता है जरूर, पर मैं कहती हूँ जो सत्य तुमने देखा है, जिसका अपने रक्त में अनुभव किया है, उसकी बात तो अवश्य लेखनीय है। बात बड़ी नहीं चाहिए, बात का अनुभव बड़ा चाहिए। आदमी की पकड़ बड़ी चाहिए। बात को वश में करने की लगन और साहस ताप लकड़ी में नहीं होता, आग में होता है। और तुम अपने अंतर के सच की बात लिखोगे तो उसमें जरूर आग होगी, ऐसी आग जिसके आगे कुछ नहीं टिकेगा और जिसमें मेरे संसर्ग का पाप भी धुल जाएगा। अंतिम वाक्य से चौंक कर शेखर ने प्रतिवाद करना चाहा,
पर शशि की आंखों में एक दीप्ति जाग उठी थी, जिसे देखकर वह चुप रह गया। देखती हूँ मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रही हूँ, पर इसे अनिवार्य नहीं मानती। जिस दिन देखूंगी कि यह अनिवार्य है, उस दिन एकाएक रुक कर, नहीं शेखर, तुम सब लोगों को भूलकर अपना निजी सत्य लिखो, जो भी हो। अनुभव करके कि शशि जिस ढंग की बात कर रही है, उसका विषय मेरे लिखने से अधिक गहरा चला गया है। शेखर ने कुछ हंसी सी में कहा, तब तो तुम्हारी कहानी लिखूं, निजी सत्य? शशि मुस्कुराई भी नहीं और भी गंभीर होकर बोली, हाँ, जब भी मैं ऐसा सत्य हो जाऊंगी, निरा सत्य, जिसे तुम तटस्थ होकर देख सकते हो, तब मेरी कहानी लिखना। एकाएक फिर दीप्त होकर, और कहानी ऐसी बुरी नहीं होगी शेखर। शेखर स्तब्ध रह गया। शशि हाथ धोने के लिए उठी। शेखर भी रसोई से उठकर कमरा लांघ कर जमुना की ओर बरामदे में जा खड़ा हुआ और एकटक नदी की ओर देखने लगा। नदी का जल धुएं में छिप गया था, पर जहां उसे होना चाहिए, वहां धुएं में भी एक खुलेपन का सा भान होता था। उसी पर शेखर की दृष्टि टिकी थी। शशि भी बरामदे में आकर उससे कुछ दूर खड़ी हो गई। शशि ठीक कहती है, कब उसकी बात गलत होती है, क्योंकि उसकी हर बात में अपने को तपाकर पाया हुआ कंचन होता है, जैसे बाबा की बातों में होता था। शशि उसी की समवयस्क है, किंतु कितना गहरा विवेक है उसमें, कितनी प्रशस्त संवेदना, कितना विशद ज्ञान, प्रज्ञा। क्योंकि शशि स्वयं नेता नहीं है, क्यों वह शेखर के जीवन में अप्रधान, अनुगत, अधीन पद लेकर संतुष्ट है, क्यों उसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी आहुति दे रही है, अपने को निरंतर मिटा रही है। क्या इतना बड़ा आत्म बलिदान वह स्वीकार कर सकता है? क्या गारंटी है कि इतने बड़े त्याग से जो बनेगा, उसका आत्यांतिक मूल्य उस देने के बराबर होगा? और जो भी हो, तो कैसे वह इन दामों उसे ले सकता है? शेखर ने मुड़कर शशि की ओर देखा। झुटपुटे में उसकी आकृति नहीं दिखती थी, केवल जमुना पर टिकी हुई अपलक आंखें दिखती थीं। बिना निवृत्ति के उसने कहा, शशि, तुम अपने को बराबर मिटाती जाओगी और मैं निर्लज्ज होकर सब कुछ स्वीकार करता जाऊंगा। यह नहीं होगा। तुम जो हो उसका गौरव, मैं जो हूं उससे 50 गुना, 100 गुना ज्यादा है। उसकी बलि मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। शशि ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर पास आकर कहा, क्या कह रहे हो शेखर? एक गहरी सांस लेकर शेखर फिर बोला, कहता हूं, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूं शशि। कितना, यह कह नहीं सकता, पर इसलिए तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, पर तुम्हारा ज्ञान मुझसे अधिक है, बोध मुझसे बड़ा है, संवेदना मुझसे गहरी है, और तुम उस सब को मिटा रही हो मेरे लिए। शशि और पास आ गई। तुम पूछते हो तो कहती हूं, लो सुनो। स्त्री हमेशा से अपने को मिटाती आई है। ज्ञान सब उसमें संचित है, जैसे धरती में चेतना संचित है, पर बीज अंकुरित होता है धरती को फोड़कर। धरती अपने आप नहीं फूलती फलती। मेरी भूल हो सकती है, पर मैं इसे अपमान नहीं समझती कि संपूर्णता की ओर पुरुष की प्रगति में स्त्री माध्यम है, और वही एक माध्यम है। धरती धरती ही है, पर वह भी समान सृष्टा है। क्या हुआ अगर उसके लिए सृजन पुलक और उन्माद नहीं, क्लेश और वेदना है? सन्नाटा छा गया। जमुना के ऊपर छाए हुए धुएं में से जैसे एक नीरव साएं साएं उमड़ने लगी। मैं अपने को मिटा नहीं रही। जिस शेखर को मैं देखती हूँ, उसके बनाने में मेरा यह बराबर का साझा होगा। इसलिए देने लेने का कोई सवाल नहीं है, और तुम्हारा यह झिझकना और कृतज्ञता जताना ही अपमान है। और घना सन्नाटा, और फिर और भी नीरव साएं साएं की, और भी उच्छृंखल उमड़न, और उस उमड़न के बीच में से सहसा आलोक का लहरिक पारावार और शशि के अधूरत्व, अपार्थक्य का प्लवनकारी बोध। शेखर ने हठात आगे बढ़कर केशों और त्वचा के संगम स्थल पर शशि का माथा चूमा, और फिर सांस के इस स्पर्श से उसके होठ। नहीं शेखर, नहीं, वह नहीं। एकाएक टूटते से स्वर में, वे झूठे हैं। दंशित सी शशि पीछे हट गई, और उसकी तीखी सिसकी सुनकर ही शेखर ने जाना कि क्या घटित हो गया है, और जानकर जैसे वह एकाएक जड़ित, हतसंज्ञ हो गया,
और सामने शशि को रोती खड़ी देखकर भी हिल नहीं सका, न बोल सका। निर्निमेष शशि के धुंधले चेहरे की ओर देखता रह गया। शेखर, शेखर मुझे क्षमा करो। वह नहीं, तुम नहीं जानते, मेरे जीवन का एक अंग है जो झूठा हो गया है, और एक ऐसे व्यक्ति के स्पर्श से जिसकी छाह से भी तुम्हें बचाना चाहती हूं, बहुत धीरे से, मानो अपनी ही वाणी से लज्जित। शशि, सच कहती हूं, तुम नहीं जानते, अगर जीवन से उसे निकाल कर फेंक सकूं तो फेंक दूं, पर सकती नहीं। मैंने उसको अपने विवाह को बहुत निकट, बहुत सच मानकर झेला। इसके लिए तैयार थी कि वह मुझे मिटा दे, नष्ट कर दे, पर उसने नष्ट नहीं किया, केवल पंगु करके, झूठा करके छोड़ दिया। और अब? शेखर ने साहस बटोर कर एक हाथ शशि के कंधे पर रखा और अनुभव किया कि कंधा भी संकुचित हो गया है। फिर भी किसी तरह कहा, शशि मत रो। शशि सिसकती रही। शेखर ने फिर कहा, तुम यूं ही अपने को क्लेश दे रही हो। वह पात्र नहीं है शशि, वह निकल गया है तुम्हारे जीवन से। अनुताप मत करो, उसके लिए रोना। एकाएक और भी फूट कर, बिखर कर शशि ने कहा, मैं उसे कब रोती हूँ? मैं अपने प्यार को रोती हूँ जो मैंने उसे दिया। रात मूर्तिमती करुणा है, अंधकार देवताओं का कोई रामबाण मरहम है जो कुल वेदनाओं की टीस को सोख जाता है। अंधेरे में घिरे हुए उस दोहरे एकांत में एक दूसरे की व्यथा के स्पंदन को देखते हुए, न देखकर, स्पष्टतर जानते हुए और इसलिए न देखकर आश्वस्त, शशि और शेखर चुपचाप पड़े रहे। शशि का सिसकना क्रमशः मूक हो गया था और वह धीरे धीरे टटोलती सी भीतर चली गई थी। देर बाद शेखर ने भीतर जाकर रसोई घर की बत्ती बुझा दी और फिर अपने बिस्तर पर जा लेटा था। अंधकार में उसे कुछ नहीं दिखता था, किंतु शशि की वेदना स्पष्ट दिखती थी। वह तो सदा दिख सकती थी, पर इस अंधकार में उसे कुछ अधिक भी दिख रहा था जो पहले नहीं दिखा था। सप्तपर्णी की छाह है, पारिजात की छाह, उसमें निरी सांत्वना नहीं है, उसमें उत्साह है, उसमें गंध है, रस है, प्रस्फुटन है, निरा अतीत नहीं, उसमें स्पंदित वर्तमान है और उनिंदा भविष्य भी है। और इसीलिए उसमें इतना बड़ा शून्य है जो अभी तक नहीं भरा। शेखर ने देखा, निर्निमेष आंखों से, निष्कंप दृष्टि से देखा। देखा, देवता चौंक जाएं, सुनकर तो चौंक जाएं, पर उस प्यार को कहना ही क्यों जरूरी है? शेखर, तुमने आरंभ से ही क्यों नहीं अपनी नियति को देखा? जाड़ों का एक और प्रभात, वही क्रमशः धूसर, ताम्र लोहित, लाल और फिर सफेद होने वाली प्रातःकालीन धुंध, फिर दिशाहीन आलोक, फिर अलसाई सी पहली रवि किरण। किंतु किरण से पहले ही शेखर उठा और शशि के कमरे की खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। कांच पर जमी हुई नमी को एक उंगली से नीचे बहाकर भीतर झांकने लगा। शशि सोई थी। मुद्रा से जान पड़ता था कि रात भर जागकर अभी सोई है। उसका शरीर छुई मुई सा सिकड़ा हुआ था, पर तकिए पर एक और झुका हुआ चेहरा जैसे आगे उठा हुआ था। होठ किंचित खुले थे और माथे से आगे को लटक आया बालों का एक गुच्छा उसके श्वास प्रश्वास के साथ झूल रहा था। शेखर बहुत देर तक निश्चल खड़ा हुआ उसके चेहरे को देखता रहा। उसकी दृष्टि एक अत्यंत स्नेहिल स्पर्श से उसे सहलाती रही, जैसे उस उन्मुक्त लट को शशि का प्रश्वास, शेखर की पलकें पारदर्शी सी जान पड़ती हैं। यह उसने पहले भी लक्ष्य किया था, पर अब उसे लगा मानो समूचा चेहरा पारदर्शी हो गया, मानो इतने दिनों चुपचाप सही हुई यातना ने उस स्वच्छ त्वचा को और भी शोध कर एक आंतरिक कांति दे दी है। शशि का चेहरा पीड़ित चेहरा नहीं है, और इस प्रशमन के क्षण में तो कदापि नहीं, किंतु उसे देखकर सहसा किसी व्यापक शुभ्र वेदना का बोध हो आना अनिवार्य था। ऐसी वेदना जो चांदनी की तरह नहला और कंपा जाए। नहीं नहीं शेखर, वे झूठे हैं। क्या कुछ भी ऐसा है जो उस चेहरे को झुठला क्या छू भी गया हो? जिस प्रकार श्वेत दीप्ति की सीमा तक तने हुए धातु को कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार वह वेदना से मंजा हुआ दीप्त चेहरा भी अस्पर्श है, जब तक कि कोई समान दीप्ति ही उसे छू न ले। किंतु शशि की तपस्या क्या उसे सचमुच इतनी दूर ले गई है? इतनी अलंग है, अपरिमेय दूरी। क्या वह शोधक दुख उसी के आगे स्फटिक की दीवार सा आ गया है
जिसमें सब कुछ अतिशय स्पष्ट दिखे, किंतु हो अस्पर्शय। धुंध का अंतरालोक बढ़कर किरण बन गया। शेखर ने एक लंबी सांस ली, जो हठात शशि के लिए आशीर्वाद बन गई। फिर दबे पांव वहां से हटकर काम पर जाने की तैयारियों में लगा। अच्छा है कि शशि अभी सोई है, विश्राम भी कर ले, और क्या जाने उसके जागते ही वह घना संकोच भी उमड़ आए। जो पेंटर मंडली फिर दिन के अधिकांश भर काम करती रही। बोर्ड तैयार हो गए। सांझ को अभी सूखे भी नहीं थे कि ग्राहक लेने आ गए। दो उसी दिन चले गए और तीसरे के अगले दिन जाने की बात ठहरी। दो के दाम भी चुका दिए गए। शेखर ने आमदनी के दो हिस्से किए, एक उसका और दूसरा दल का। दल अनेक प्रकार के खर्च चलाता था, जिसमें प्रत्येक सहयोगी को भी भरसक कुछ देना होता है। आय के पंचमाश से लेकर आधे तक देने की परंपरा है। 7 रुपये लेकर शेखर घर की ओर चला। यह अक्षरश पसीने की कमाई है, मजूरी है, और आज वह दल को भी कुछ दे सका है और अपने उद्योग का फल लेकर घर की ओर, शशि की ओर भी जा रहा है। शशि जो प्रिय सदा से थी, किंतु जो शेखर को शब्द नहीं मिलते। वह केवल कल्पना कर सकता है कि प्रिय का कोई विराट रूप हो, जिसमें जीवन की इयत्ता समा जाए। तो वही रूप शशि ने धारण कर लिया है। किंतु कल जिस उत्साह से वह काम मिलने की बात लेकर घर लौटा था, आज न जाने क्यों काम का फल लेकर लौटने में वह उत्साह नहीं जागता। ज्यों-ज्यों वह घर के समीपतर आता जाता है, त्यों-त्यों एक अज्ञात आशंका, एक झिझक उसे पकड़ रही है। निसंदेह शशि आनंदित होती, किंतु वह जैसे डरता है, उस आनंद में भी वह सहसा हताश हो जाएगा, और उस हताशा को तुरंत पहचान कर शशि भी न जाने किसी अभेद्य दूरी में सिमट जाएगी। और यह है प्रेम का विराट रूप, निसंशय विराट और निसंशय प्रेम। घर के बाहर वह क्षण भर रुका तो ठिठका रह गया। भीतर शशि गा रही थी पंजाबी के टप्पे, पहाड़ी सुर में, जो वैसे ही पहाड़ों के सूने अकेलेपन का, अगम्य ऊंचाइयों और अलंगे दूरियों का स्वर होता है, और जो शशि के गले की गूंजती हुई तरलता के कारण और भी असह्य हो गया था, मानो किसी निर्व्यक्तिक असीम विरह का स्वर हो। शेखर को एक ग्रीक गाथा याद आई, जिसमें किसी दुखिनी वनदेवी के आंसू कल स्वनित जलप्रपात बन जाते हैं, जिसका प्रवाह हर आते जाते पथिक के भीतर करुण चित्कार कर उठता है और एक टीस छोड़ जाता है। उसने धीरे धीरे भीतर प्रवेश किया। आहट सुनते ही शशि चुप हो गई। वह मौन एकाएक शेखर को इतना घना लगा कि उसने तत्काल कुछ कहने के लिए कहा, लो, आज कमाई करके लाया हूं। अच्छा, कितनी? शशि हंसने का प्रयास करती है। तुम लो तो बहुत है, बेहिसाब। लो, हाथ बढ़ाओ। शेखर एक एक 2-2 रुपए करके शशि के हाथ में रखने लगा। जब 7 रुपए निकल आए और उसका हाथ रुक गया, तब शशि ने चिढ़ाते हुए स्वर में कहा, और क्या? एक दिन की तो कमाई है। शरारत से हंसकर, बस इतनी सी? इसी के लिए हाथ फैलाने को कहते थे। थोड़ा सा चिढ़कर, पर हंसते हंसते ही शेखर ने कहा, और क्या, अब जो कुछ था सब तो दे दिया। और एकाएक अपनी बात के गूढ़तर अभिप्राय से स्तंभित होकर चुप हो गया। उस चुप्पी से वह गूढ़तर आशय शशि पर भी व्यक्त हो गया। उसका चेहरा गंभीर हो आया, आगे बढ़ा, हाथ नीचे लटकाया, और वह धीरे धीरे भीतर चली गई। भीतर शेखर ने रुपए रखे जाने की खनक सुनी और स्वयं बरामदे की ओर चला गया। फिर एक सूनापन उसके मन में छा गया। आंखें अनदेखी हो गईं। उस शून्य में वह धीरे धीरे शशि से सुने हुए शब्द गुनगुनाने लगा। पत्थर क्या समझेंगे दुख? शायद यही अभिप्राय है कि उस दुख को कोई नहीं समझ सकता। 2 पत्थर पहाड़ दे, किंतु पत्थर पहाड़ों के हैं, जिन्होंने सदियों तक बर्फीली आंधियों के प्यासे प्यार के नीचे चोटियों को छिजते देखा है। सदियों तक पवन को अंधी उंगलियों से नंगी चट्टानों पर जीवन की हरियाली की एक छोटी सी फुनगी को भी छू सकने की निराशा में हाहाकार करते देखा है। जो अभिमान की ऊंचे ऊंचे उठे हैं और अहंकार की तरह ढह गए हैं,
पहाड़ों के पत्थर शायद सचमुच दुख को समझ सकते हों। शशि फिर उसके पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। शेखर को उससे पहली सांझ याद आ गई और एक क्षण के लिए उसे लगा कि उस सांझ की घटना की आवृत्ति दिनों के बाद दिनों और बरसों के बाद बरसों तक होती चली जा सकती है। निष्परिणाम आवृत्ति। और फिर भी वह कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि उन दोनों की धमनी एक है, चाहे शाप की एकता से एक, चाहे वरदान की। शशि ने कहा था, वह सृष्टि है जिसमें वह सहभागी है, समाज सृष्टा है, किंतु यह निर्माण है, रचना है, जीवन के अशेष विफल पथ पर यह अंतहीन अभियान। शेखर, मैं वापस चली जाऊं? कहाँ? वापस? वहां जहां दे दी गई थी। चकित और आहत स्वर में शेखर ने पूछा। शशि, यह क्या कह रही हो तुम? वहां वापस? यह क्या अभी हो सकता है? हाँ, वे प्यार देना जानते हो तो शायद ना हो सकता हो, पर अभी शायद हो सकता है। अधिक से अधिक? वह मैं नहीं पूछता शशि, तुमसे पूछता हूं, क्या यह अभी हो सकता है तुम्हारी ओर से अभी? मैं? शेखर, मैं देख रही हूं कि मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा हूं, तुम्हें नीचे खींच रही हूं, और वह मैं कभी नहीं होने दूंगी। उससे कहीं आसान है लौट जाना। तुम कैसी बातें करती हो शशि? अब मेरी तो बात ही अभी छोड़ो, तुम लौटने की सोच कैसे सकती हो? क्यों? अगर उसमें तुम्हारी उन्नति है, तुम्हारी सुविधा है तो? और तुम्हारी आत्मा कुछ नहीं है? ऐसा कोई कुछ नहीं हो सकता जिसके लिए आत्मा का हनन। मेरी आत्मा उसमें नहीं मरेगी शेखर। मैं वहां भी जी लूंगी, जी सकूंगी, क्योंकि तुम्हें बचाती रहूंगी, तुम्हें बढ़ाती रहूंगी। तुमसे दूर हटती हूँ शेखर, क्योंकि पंगु हो गई हूँ। इसलिए नहीं कि प्यार का अर्थ नहीं जानती, कोई स्त्री प्यार नहीं जानती जो एक साथ ही बहन, स्त्री और माँ का प्यार नहीं देना जानती। और मैं लौटकर इसलिए जी सकूंगी कि माँ की तरह तुम्हें पाल सकूंगी। तुम नहीं जानती कि यह विश्वास मेरे लिए कितना आवश्यक है, अब और भी अधिक। मैं जरूर जी लूंगी। जीवन वह कीड़े का होगा, पर नारी अग्निकीट हो सकती है जिसके पेट में निरंतर आग जलती है। शेखर ने शुद्ध स्वर से कहा, मैं यह सब नहीं सुनूंगा शशि, तुम तो पागल हो गई हो, मनोवैज्ञानिक केस हो गई हो तुम। शब्द ना पाकर उस कमी को आवेश द्वारा पूरा करते हुए, तुम निरी हिंदू हो गई हो, आत्मपीड़न को तपस्या मानने वाली हिंदू। पर तुम्हारा आत्महनन मुझे स्वीकार नहीं है, और वैसी मूर्खता दो जन भी कर सकते हैं। शेखर ने देखा कि शशि चुपचाप रो रही है। न जाने क्यों एकाएक कड़े पड़कर उसने कहा, शशि, तुम्हारे दुख से मेरा कुछ बने तो धिक्कार उस बनने को। तुम्हारे? तुम नहीं समझते शेखर, तुम समझते हो। मैं दुख को तूल दे रही हूँ। क्या मैं चाहती हूँ वहां लौटना, पर मैं प्यार का नाम नहीं लेती, क्योंकि मुझसे नाम लिया जाता नहीं। उतना प्यार तुम सोच भी नहीं सकते शेखर। और उसे फिर वहीं आहत और निर्वाक छोड़कर शशि भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी सिसकियों का दुर्बल स्वर शेखर तक पहुंचने लगा। क्या शशि ठीक कहती है? अगर शशि उसे नीचे घसीटती है तो और क्या है जो उसे उठाएगा, उसे रसातल ही जाने से बचा लेगा। और पंगु होने की बात, क्या वह शशि के भीतर की ही कठोर निर्ममता नहीं है जो उसे पंगु बनाती है, जिसने उसके जीवन को एक गांठ में बांध दिया है और खुलने नहीं देती? क्या उस गांठ को चुपचाप स्वीकार करना ही कर्तव्य है? क्या उसमें बंधे हुए जीवन को विद्रोह के लिए उभारना कर्तव्य है? अगर जीवन वरदान है, अगर जीवन कुछ भी अर्थवाद है, तो उसकी प्लवनशीलता को बनाए रखना कर्तव्य है। डूब जाने को निरीह भाग्यवाद से स्वीकार कर लेना जीवन की अवहेलना है और पाप है। हार ही झूठ है, हारा हुआ ही झूठा है। जो परास्त नहीं है, उसमें मलिनता कौन सी है? शशि आहत है, किंतु जो ग्लानि उसे सुझाती है कि जीवन झूठा हो गया है, क्या वह ग्लानि ही इस बात का प्रमाण नहीं है कि जीवन की शक्ति परास्त नहीं हुई और इसलिए झूठी भी नहीं हुई? अनाहत और अनवरत है। नहीं, शशि को हारने नहीं देना होगा, इस तरह घुल जाने देना नहीं होगा। वह स्वयं नहीं लड़ती तो उसकी ओर से लड़ना होगा। शेखर ने शशि के पास जाकर कहा, सुनो शशि, तुमसे कुछ बात कहने आया हूं। शशि ने अपना गीला चेहरा उसकी ओर फेर कर एक बार देख लिया, बोली नहीं। शेखर दोनों हाथों से उसका सिर पकड़कर, अचंचल आंखें उसकी आंखों पर टिकाकर धीरे धीरे शब्दों पर जोर डालता हुआ बोला, तुम कहीं जाओगी नहीं और हारोगी नहीं।
और डरोगी नहीं। फिर हाथों की जकड़ ढीली किए बिना आगे झुककर एक बार फिर उसने शशि के होठ अपने होठों से छू लिए। शशि का सिर पीछे को ऐंठा हुआ था, सारी देह कांप रही थी और आंखें बंद थी। सिर उठाकर शेखर ने शशि की बंद गीली कांपती हुई पलकों को देखा और एक बार फिर आगे झुककर उसके होठ चूम लिए। होठ भी कांप रहे थे और आंसुओं से खारे थे। फिर शेखर ने सिर छोड़ दिया और शशि के कमरे से बाहर चला आया। बत्ती जलाई और रसोई में जाकर बर्तन इधर उधर करने लगा। थोड़ी देर में खिचड़ी तैयार हो गई। पहले से आया रखा दूध गर्म हो गया और तब उसने शशि के कमरे के सामने जाकर कहा, शशि उठो, खाना तैयार है, हाथ मुंह धो लो। भीतर से स्थिर सधे हुए स्वर ने कहा, आई। उस स्वर की शांति ने जैसे शेखर को आश्वासन दिया, शायद जीवन अभी असंभव नहीं हो गया है।